हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2023 के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में मॉक टेस्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। जोहर मणिपुर में एक दूसरे को बधाई देने के लिए शब्द है, जबकि झारखंड में फैनिक महिलाओं की लोकप्रिय पोशाक है। केसर सागा तिब्बती क्षेत्र का राष्ट्रीय महाकाव्य है। देखिए, जोहर का संबंध जो है झारखंड से है। जोहर जो है झारखंड में आगंतुकों और दोस्तों का अभिवादन करने का एक आदिवासी तरीका है। इसका उपयोग सम्मान दिखाने के लिए किया जाता है। वहीं फैनिक जो है, फैनिक एक पारंपरिक मैतेई मणिपुरी सारंग है। मैतेई का मतलब क्या है? मैतेई संस्कृति है। तो मैतेई संस्कृति में फैनिक क्या है? एक सारंग है, यानी एक प्रकार का वस्त्र है जिसे स्वदेशी रूप से महिलाओं द्वारा पहना जाता है। इसे ऑफिस जाते समय और शादी समारोह में पहना जाता है। मैतेई संस्कृति के अनुसार फैनिक जो है ये पुरुषों के लिए अछूत है, यानी पुरुष इसको नहीं पहन सकते हैं, केवल महिलाएं ही इसे पहन सकती हैं। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। जोहर का संबंध झारखंड से है, वहीं फैनिक का संबंध मणिपुर से है। सेकंड वाला कथन आपका सही है। केसर गाथा एक प्राचीन तिब्बती महाकाव्य है जो मंगोलिया, मध्य एशिया और चीन तक फैले पूरे तिब्बती क्षेत्र में वर्णित है। अपने लद्दाखी संस्करण में केसर गाथा सदियों से मौखिक रूप से आगे पीढ़ियों के बीच आया है। इसमें एक अलौकिक नायक केसर के कारनामों और दुनिया में उसकी शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए उसने जो प्रयास किए हैं उसकी गाथा इसमें है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है पहले का बी, केवल सेकंड। दूसरा प्रश्न है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। पहला है, वह नोबेल पुरस्कार विजेता बनने वाले पहले एशियाई थे। वह 2 राष्ट्रों के राष्ट्रगान लिखने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन करने के लिए राखी बंधन समारोह की शुरुआत की। उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपने नाइटहुड का त्याग कर दिया। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता बनने वाले पहले एशियाई बने जब उन्होंने 1913 में अपने कविता संग्रह गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। यानी इन्हें 1913 में जो इनका कविता संग्रह गीतांजलि, उसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यहां पर आपका ए वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा। एक तो अपने भारत का जनगण मन और दूसरा बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। तो यहां पर बी वाला कथन ये भी सही है। वह 2 राष्ट्रों के राष्ट्रगान लिखने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। देखिए, तीसरा वाला कथन गलत है। असहयोग आंदोलन जो है आपको पता ही होगा, ये 1920 में स्टार्ट हुआ है। तो इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान नहीं, बल्कि जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, यानी 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल को 2 भागों में डिवाइड करने का निर्णय लिया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर इस फैसले से काफी दुखी हुए हैं और इसका विरोध भी किया है। टैगोर ने कई राष्ट्रीय गीत लिखे हैं और विरोध सभाओं में भाग भी लिया है। उन्होंने अविभाजित बंगाल की अंतर्निहित एकता का प्रतीक राखी बंधन समारोह की शुरुआत भी इसमें की है। तो राखी बंधन समारोह की शुरुआत जो है ये बंगाल विभाजन के दौरान इन्होंने की थी, न कि असहयोग आंदोलन में। तो यहां पर आपका सी वाला कथन गलत हो जाएगा। डी वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है उसका त्याग कर दिया है। तो यहां पर आपका डी वाला कथन सही है। यहां पर आपका जो गलत वाला कथन है वो है सी वाला। तो आंसर होगा सेकंड का सी। तीसरा प्रश्न है अब आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। 1951 में भारत सरकार द्वारा जलियांवाला बाग में एक स्मारक स्थापित किया गया था। हंटर आयोग इस घटना से संबंधित है। स्थल पर याद ए जलियां संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। आपको कूट का प्रयोग करके यहां पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, जलियांवाला जो नरसंहार है, ये आपको तिथि तो पता ही होगी, ये 13 अप्रैल 1919 की तिथि को नरसंहार हुआ था। जनरल डायर ने अपनी सेना को आदेश दे दिया और सैनिकों ने जो निहत्ती भीड़ है, निहत्ती भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। 1951 में भारत सरकार द्वारा जलियांवाला बाग में भारतीय क्रांतिकारियों की भावना और क्रूर नरसंहार में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में एक स्मारक
स्थापित किया गया था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए 14 अक्टूबर 1919 को इसकी जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया। 14 अक्टूबर 1919 को भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू इनके द्वारा जारी किए गए आदेशों के बाद भारत सरकार ने पंजाब की घटनाओं की जांच के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की और बाद में इसे व्यापक रूप से हंटर आयोग के नाम से जाना गया है, क्योंकि इसका नाम अध्यक्ष विलियम लॉर्ड हंटर के नाम पर रखा गया था। हालांकि आयोग ने कोई दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की थी, क्योंकि दायर के कार्यों को विभिन्न वरिष्ठों के द्वारा माफ कर दिया गया था। तो ये बिल्कुल निरर्थक रहा। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। तीसरा वाला कथन आपका ये भी सही है। देखिए मार्च 2019 में, यानी कि मार्च 2019 में यादें जलियां संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था, जिसमें नरसंहार का एक प्रामाणिक विवरण प्रदर्शित किया गया था। तो यादें जलियां संग्रहालय ये सन 2019 में खोला गया है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपके 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर होगा तीसरे का डी, यानी 1, 2 और 3। चौथा प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम से निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अरबिंदो घोष, जवाहरलाल नेहरू। देखिए प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1942 से 45 के बीच में, जब ये अहमदनगर किले के जेल में कैद थे, तो इन्होंने अपनी कैद के दौरान 1944 में पुस्तक लिखी थी और 1946 में इसका प्रकाशन करवाया है इन्होंने। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का डी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। तो आपका सही आंसर होगा चौथे का डी वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। रूढ़िवादिता उन दृष्टिकोणों और भावनाओं को संदर्भित करती है जो लोगों के पास अन्य समूह के सदस्यों के बारे में होती है। इसके विपरीत पूर्वाग्रह को पारंपरिक रूप से एक समूह के बारे में विशिष्ट मान्यताओं के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसे कि किसी विशेष समूह के सदस्य कैसे दिखते हैं, वे कैसे व्यवहार करते हैं आदि। पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता ये दोनों ही ऐसे पूर्वाग्रह हैं जो सामाजिक असमानता को बनाने और बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत है, क्योंकि पहले वाले कथन में जो बात बोली गई है वो बात रूढ़िवादिता से संबंधित नहीं है, वो बात पूर्वाग्रह से संबंधित है। यानी पूर्वाग्रह उन दृष्टिकोणों और भावनाओं को संदर्भित करता है, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक, और चाहे वे सचेतन हो या अचेतन, जो लोगों के पास अन्य समूहों के सदस्यों के बारे में होती हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देकर समझाता हूँ, आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे जब भी आप किसी हाई कास्ट के व्यक्ति को देखते हैं, यानी सबड़ व्यक्ति को देखते हैं, आपके मन में क्या आता है? ये पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा कुशाग्र होगा, इंटेलिजेंट होगा। वहीं जब आप किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति को देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है? ये पढ़ने में उतना ज़्यादा कुशाग्र नहीं होगा। अमूमन आप ऐसे ही सोचते होंगे। लेकिन हाल के ही वर्षों में आपके यूपीएससी एग्जाम में ही आपने देखा है, टीना डावी, कनिष्क कटारिया, कुछ ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं जिन्होंने यूपीएससी एग्जाम को टॉप किया है, और ये दोनों ही व्यक्ति एससी वर्ग से आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो अवधारणा बनी हुई है, पूर्वाग्रह बना हुआ है, इसका खंडन हुआ है। किसी को भी अच्छा परिवेश मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो ये जरूरी नहीं है वो किस वर्ग से आता है वो अच्छा खासा ब्रिलियंट बनेगा, ये आप ध्यान रखें। तो आप किसी जाति के लेकर या किसी वर्ग को लेकर आपके अंदर इस तरह की जो धारणा बनी हुई है वही पूर्वाग्रह है। वहीं रूढ़िवादिता की बात करें तो रूढ़िवादिता को पारंपरिक रूप से एक समूह के बारे में विशिष्ट मान्यताओं के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसे कि किसी विशेष समूह के सदस्य कैसे दिखते हैं, वे कैसे व्यवहार करते हैं, या उनकी क्षमताओं का वर्णन करते हैं। जैसे जो आपका पितृसत्तात्मक समाज है, इसकी महिलाओं के बारे में ये राय बनी हुई है कि महिलाएं कमजोर होती हैं, महिलाओं पर बहुत ज़्यादा जटिल काम नहीं हो सकते हैं, कह सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल होता है वो काम महिलाएं नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा भारी भरकम काम नहीं कर सकती हैं। लेकिन हाल के ही वर्षों में आपने देखा होगा महिलाएं हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं, चाहे वो फाइटर जेट उड़ाने से लेकर हो, चाहे आर्मी की जो आगे की बटालियंस हो, हर जगह मोर्चा संभाले हुए हैं। तो यहाँ पर यह कहना गलत हो जाएगा कि महिलाएं कमजोर हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो पितृसत्तात्मक समाज ने जो महिलाओं के बारे में सोच बना रखी है वो एक रूढ़िवादी सोच है। तो यहाँ पर सेकंड वाला जो स्टेटमेंट बताया गया है वो पूर्वाग्रह से संबंधित नहीं है बल्कि रूढ़िवादिता से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे। तो आपका सही आंसर होगा 5वें का डी, ना तो 1 और ना ही 2। छठवां प्रश्न है आपका, BR अम्बेडकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उन कथनों की पहचान करें जो सही नहीं है। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने बौद्ध धर्म के नवयान रूप की शुरुआत की। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदुत्व त्यागने के बाद एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। उन्होंने बौद्ध धर्म के नवयान रूप की शुरुआत की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हिंदुत्व में यानी हिंदू धर्म में जो जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था जो व्याप्त थी उससे काफ़ी ज़्यादा व्यथित थे। इन्होंने कई सारे प्रयास भी किए कि कैसे भी करके जो भेदभाव है वो खत्म हो जाए। जब ये खत्म नहीं हो सका तो 1935 में इन्होंने घोषणा की कि ये बौद्ध धर्म ज्वाइन करेंगे और अंततः 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। तो बौद्ध धर्म में इन्होंने एक नया इसका रूप है जिसका नाम है नवयान, उसकी शुरुआत की है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही हैं। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो आंसर होगा झटमे का डी वाला। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी पुरुष वयस्कों को मतदान करने की अनुमति है। अनुच्छेद 326 देश में चुनाव के आधार के रूप में एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को परिभाषित करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत में स्वतंत्रता से पहले केवल एक छोटे से अल्पसंख्यक समूह को वोट देने की अनुमति थी। गांधी जी सहित कई राष्ट्रवादी नेता इस बात के विरोध में थे। इनका मानना यह था कि देश के सभी जितने भी नागरिक हैं यानी वयस्क नागरिक हैं उन सबको वोट देने का अधिकार मिले। तो आज़ादी के बाद इस बात को ध्यान में रखा गया और जब हमारा संविधान निर्माण हुआ तो उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार शामिल किया गया। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी पुरुष वयस्कों को मतदान करने का अनुमति है। ये गलत है। नहीं, सभी पुरुष वयस्कों को नहीं बल्कि सभी नागरिक वयस्कों को, यानी जितने हमारे देश के नागरिक वयस्क हैं, यानी वर्तमान में आपके यहाँ ऐसा नियम है कि 18 साल से ऊपर जो भी देश का नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार है। हालांकि आज़ादी के टाइम पर जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय वोट डालने की उम्र 21 साल रखी गई थी, लेकिन बाद में इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अच्छा, कमेंट में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके जरिए मतदान की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया? आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। आपका सही आंसर है यहाँ पर 7वें का बी, केवल सेकंड। 8वां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करें। अनुच्छेद 14, 15 और 16 समानता के संवैधानिक अधिकार की एक योजना का हिस्सा है। अनुच्छेद 15 में उल्लेख है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 एक उदाहरण है तथा अनुच्छेद 14 में प्रदत्त समानता के अधिकार का विशेष रूप से अनुप्रयोग है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पूरा भाषा का खेल है। आपने मौलिक अधिकार, समानता के अधिकार कई बार पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न जो है इस तरह की भाषा यूपीएससी एग्जाम में आपको चकरा देती है और यही कारण है कि आप आंसर गलत कराते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार बढ़े हुए हैं। तो समानता का अधिकार कानून के समक्ष सभी के साथ समान व्यवहार का प्रावधान करता है, विभिन्न आधारों पर भेदभाव को रोकता है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी को समान मानता है और अस्पृश्यता और उपाधियों को समाप्त करता है। तो अनुच्छेद 14, 15 और 16 समानता के अधिकार की योजना का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। आपके संविधान के अनुच्छेद 15(1) में उल्लेख किया गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर धर्म भी है, मूल वंश है, जाति, लिंग है, लेकिन यहाँ पर जन्म स्थान नहीं है और जन्म स्थान न होने की वजह से आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखिए, जब भी किसी आर्टिकल की भाषा ली जाती है तो पूरी भाषा ली जाती है, अपूर्ण भाषा गलत हो जाती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। थर्ड वाला कथन जो है ये आपका सही है। देखिए, अनुच्छेद 15 और 16 समानता की गारंटी की घटनाएं हैं और अनुच्छेद 14 को ये प्रभावी करते हैं, जबकि अनुच्छेद 14 सामान्य अधिकार की गारंटी देता है
अनुच्छेद 15 और 16 कुछ विशेष परिस्थितियों में नागरिकों के पक्ष में समान अधिकार के उदाहरण हैं। इसलिए अनुच्छेद 14 और 15 और 16 जैसे अन्य समान अनुच्छेदों द्वारा विचार की गई समानता न केवल समानों के साथ समान व्यवहार करके बल्कि गैर बराबर के साथ असमान व्यवहार करके भी सुरक्षित है। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो वंचित या हाशिए वाले समूह हैं उनको आरक्षण देने का प्रावधान जो है, कई बार लोग कहते हैं कि समानता के अधिकारों का उल्लंघन है। नहीं, उल्लंघन नहीं है, बल्कि इसको सकारात्मक माना गया है। यानी ऐसा माना गया है कि भाई उनको देना जरूरी है और उनको आरक्षण देने की वजह से जो लोग शोषित या वंचित हैं उनके खिलाफ ये कहा जाता है कि इनको आरक्षण देके आपने समानता के अधिकार का उल्लंघन किया, वो बात गलत हो जाती है, क्योंकि उनको आरक्षण देने से क्या होता है, वो लोग भी मुख्य धारा में शामिल हो पाएंगे। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। अनुच्छेद 15 एक उदाहरण है। अनुच्छेद 14 में प्रदत्त समानता के अधिकार का विशेष रूप से अनुप्रयोग है, क्योंकि अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार बोला गया अनुच्छेद 14 से 18 में, तो वो जब तक पूरी नहीं होगी जब तक समाज के हर वर्ग को इस धारा में, मुख्य धारा में शामिल ना किया जाए। तो यहाँ पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 8 में का सी, केवल 1 और 3। 9वां प्रश्न है आपका, दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। अधिनियम में निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के निवारक और प्रोत्साहन दोनों पहलुओं का प्रावधान है। अधिनियम ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 3% आरक्षण भी प्रदान किया है। दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 दिव्यांग लोगों के लिए समान अवसर और राष्ट्र निर्माण में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम में निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए निवारक और प्रोत्साहन दोनों पहलुओं को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, अधिनियम ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांगों को 3% आरक्षण भी प्रदान किया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं, तो आपका सही आंसर है 9 में का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 10वां प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर 17.7% थी। कुल जनसंख्या की तुलना में ईसाई और जैन जनसंख्या के अनुपात में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना भारत की 2011 की जनगणना के लिए आयोजित की गई थी। देखिए, सन 2001 से सन 2011 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर 17.7% थी। इसी अवधि में विभिन्न धार्मिक समुदायों में मुस्लिम धार्मिक समुदाय की जो जनसंख्या की वृद्धि दर थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। यानी मुस्लिमों की जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी इस अवधि में वो 24.6% थी। वहीं हिंदुओं की वृद्धि दर जो थी वो 16.8% थी। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहाँ पर गलत है। देखिए, ईसाइयों और जैनियों के अनुपात में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ पर नहीं हुआ है। तीसरा वाला कथन ये भी सही है। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 की जनगणना के लिए आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन ये भी सही है। हालांकि जातिगत जनगणना के आंकड़े अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पर आपका 1 और 3 कथन सही है। तो आंसर है आपका 10 का बी, केवल 1 और 3। 11वां प्रश्न है आपका, तवा जलाशय के कारण बड़े पैमाने पर लोगों, विशेषकर आदिवासियों का विस्थापन हुआ। इसी संदर्भ में तवा मत्स्य संघ यानी तवा विस्थापित जनजातीय मत्स्य उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ का भी गठन किया गया। यह जलाशय कहाँ स्थित है? गुजरात, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश। देखिए, होशंगाबाद में नर्मदा नदी में शामिल होने से पहले छिंदवाड़ा जिले के महादेव पहाड़ियों में उत्पन्न तवा जो नदी है ये बैतूल से होकर बहती है। तवा बांध 1958 में बनना स्टार्ट हुआ और ये 1978 में बनकर तैयार हुआ। इसने वन और कृषि भूमि के बड़े क्षेत्रों को जलमग्न कर दिया। और यहाँ पर क्या है, जब पूरा जलाशय बन गया तो यहाँ पर उस जलाशय का जो पट्टा था वो पट्टा प्रोफेशनल जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, पेशेवर जो मछली पकड़ने वाली फर्में होती हैं, उनको सौंप दिया गया। चूंकि यहाँ से बड़ी संख्या में आदिवासियों का विस्थापन भी हुआ था, अब उनकी आजीविका भी छिन गई थी। तो ऐसे में उनकी डिमांड ये थी कि यहाँ पर मछली पकड़ने का अधिकार उन आदिवासियों को दिया जाए जिनकी यहाँ से आजीविका छिन गई है। इस डैम के बनने की वजह से आजीविका छिन गई है। इसके लिए एक व्यापक आंदोलन भी हुआ और व्यापक आंदोलन में यहाँ पर तवा मत्स्य संघ बना। ये तवा मत्स्य संघ जो है इसका गठन 1996 में किया गया था। 1996 में इसका गठन किया गया था। जिन्होंने अपनी जो लड़ाई लड़ी है
उस लड़ाई की बदौलत इन्हें 10 वर्षों के लिए पट्टा मिला है। 10 वर्षों के लिए इन्हें मछली पकड़ने और विपणन का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो तवा जो जलाशय है ये मध्य प्रदेश में है। तो यहां पर सही आंसर होगा 11 का डी वाला। 12वां प्रश्न है आपका, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है? ऑक्सफैम इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, आर्थिक विकास और सहयोग संगठन। मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक मानव विकास सूचकांक है। पहला ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लॉन्च की गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है 12 का भी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम HDR यानी मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। 13वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन समानता के 3 आयामों में शामिल हैं जो आमतौर पर राजनीतिक दर्शन में देखा जाता है? राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, लैंगिक समानता। देखिए, समानता के 3 आयाम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हैं। तो यहां पर राजनीतिक और आर्थिक दिए हुए हैं। लैंगिक समानता जो है ये सामाजिक समानता का ही एक पहलू है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल 1 और 2 सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 13 का ए, केवल 1 और 2। 14वां प्रश्न है आपका, नारीवादियों के अनुसार समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता का कारण है प्राकृतिक अंतर जो मनुष्यों में विकास प्रक्रिया का परिणाम है, महिला लिंग की विनम्र प्रकृति जो बातचीत की गतिशीलता को प्रभावित करती है, पितृसत्ता जो महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व देती है, पूंजीवाद और सामाजिक गतिशीलता तथा संबंधों पर इसका प्रभाव। नारीवादियों के अनुसार समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता पितृसत्ता का परिणाम है और यह पितृसत्ता जो शब्द है एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को संदर्भित करता है जो महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व देता है और पुरुषों को महिलाओं पर अधिकार देता है। तो पितृसत्ता जो महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व देती है, तो यही महिलाओं के बीच, पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता का मूल कारण है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 14 का सी वाला। 15वां प्रश्न है आपका, भारत में सप्त क्रांति या 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, कांसीराम, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने 5 प्रकार की असमानताओं की पहचान की जिनके खिलाफ एक साथ लड़ने की जरूरत है, जिसमें पुरुष और महिला के बीच असमानता, त्वचा के रंग के आधार पर असमानता, जात के आधार पर असमानता, कुछ देशों के औपनिवेशिक शासन और निश्चित रूप से आर्थिक असमानता। तो इन्होंने 5 जो क्रांतियों की सूची है इसमें बाद में 2 क्रांतियों को और जोड़ा, जिसमें निजी जीवन पर अन्याय के खिलाफ नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति है और दूसरी है अहिंसा के लिए क्रांति। तो ऐसे करके इनकी ये 7 क्रांतियां हो जाती हैं। तो इन्हें 7 क्रांतियां या सप्त क्रांतियां कहा गया है। तो ये राम मनोहर लोहिया से संबंधित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का डी, यानी भारत में सप्त क्रांति या 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार राम मनोहर लोहिया ने प्रस्तुत किया था। 16वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। समाजवाद की मुख्य चिंताएं हैं कि मौजूदा असमानता को कैसे कम किया जाए और संसाधनों को उचित रूप से वितरित किया जाए। समाजवादियों की तरह उदारवादी भी मानते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। समाजवाद राजनीतिक विचारों के एक समूह को संदर्भित करता है जो औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मौजूदा असमानताओं की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा है। समाजवाद की मुख्य चिंता यह है कि मौजूदा असमानता को कैसे कम किया जाए और संसाधनों को उचित रूप से वितरित किया जाए। हालांकि समाजवाद के जो पैरोकार हैं ये पूरी तरह से बाजार के विरोधी नहीं है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही हो जाएगा। समाजवादियों के विपरीत उदारवादी यह नहीं मानते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई हैं। उदारवादियों के लिए समस्या असमानता की नहीं है, बल्कि अन्यायपूर्ण और गहरी असमानताएं हैं जो व्यक्तियों को उनकी क्षमताओं को विकसित करने से रोकती हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, यानी कि उदारवादी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को अंतर संबंधित नहीं मानते हैं। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 16 का ए, केवल 1।
17वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। सकारात्मक कार्रवाई कानून द्वारा औपचारिक समानता से परे है। आरक्षण नकारात्मक विविधता का एक रूप है। सकारात्मक कार्रवाई की समानता के सिद्धांत के विरुद्ध होने के कारण आलोचना की गई है। देखिए, सकारात्मक कार्रवाई इस विचार पर आधारित है कि कानून द्वारा औपचारिक समानता स्थापित करना ही पर्याप्त नहीं है। जब हम उन असमानताओं को समाप्त करना चाहते हैं जहां पर यह गहरी जड़ें जमा चुकी है, तो सामाजिक असमानताओं के गहरे रूपों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के लिए कुछ और सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। तो सकारात्मक कार्रवाई कानून द्वारा औपचारिक समानता से परे है। आरक्षण नकारात्मक विविधता का एक रूप है, ये गलत है। आपको एक स्टोरी याद होगी और वो स्टोरी जो है आपकी NCERT पॉलिटी में ही दी हुई है। जैसे किसी रेलवे स्टेशन पर विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग से रैंप बनाना सामान्य व्यक्तियों के साथ अन्याय नहीं है। भाई मान लीजिए रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए अगर रेलवे के द्वारा एक रैंप बनाई जा रही है तो सामान्य व्यक्तियों के इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रीजन है इसका, क्योंकि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं ये शारीरिक रूप से अक्षम है, इसलिए ये आपकी तरह नॉर्मली सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आरक्षण भी उन्हीं वर्गों को दिया गया है जो सामाजिक रूप से हाशिए पर रहे हैं, ताकि वो मुख्य धारा में आ सकें। तो आरक्षण को नकारात्मक नहीं देखा जाता है, बल्कि सकारात्मक विविधता के रूप में देखा जाता है। आप जैसा कि आप जानते हैं आरक्षण कहाँ कहाँ दिया गया है, शिक्षा में दिया गया है, रोजगार में दिया गया है। इसके अलावा जो चुनाव हैं आपके, खास करके जो आपके पंचायत चुनाव हैं, उनमें आरक्षण दिया गया है। तो आरक्षण को नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक विविधता के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। सकारात्मक भेदभाव के आलोचक विशेष रूप से आरक्षण की नीतियों या इस प्रकार की ऐसी नीतियों के खिलाफ बहस करने के लिए समानता के सिद्धांत का आह्वान करते हैं। इनका तर्क यह है कि उच्च शिक्षा या नौकरियों के लिए प्रवेश में वंचितों के लिए आरक्षण या कोटा का कोई भी प्रावधान अनुचित है, क्योंकि यह मनमाने ढंग से समाज के अन्य वर्गों को समान व्यवहार के अधिकार से वंचित करता है। तो लाजमी है कि इसका विरोध जरूर होगा। तो सकारात्मक कार्रवाई की समानता के सिद्धांत के विरुद्ध होने के कारण इसके कई लोग आलोचक भी हैं। तो यहाँ पर आपका 1 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 17 का सी, केवल 1 और 3। 18वां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान विधेयक 1895 के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान करें। इसे स्वराज विधेयक भी कहा जाता था। इसमें कई व्यक्तिगत अधिकार शामिल थे, जैसे अव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार आदि। यह भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने का पहला आधिकारिक प्रयास था। भारतीय संविधान विधेयक 1895, जिसे स्वराज विधेयक भी कहा जाता है, यह भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के दौरान लिखा गया था। हालांकि इसके लेखक जो हैं अज्ञात हैं, क्योंकि उस समय जिसने भी ये विधेयक लिखा, जिस भी राष्ट्रवादी नेता ने विधेयक लिखा, उसने अपना नाम यहाँ पर सार्वजनिक करना उचित नहीं समझा। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, इस दस्तावेज में कई व्यक्तिगत अधिकार शामिल थे, जैसे अव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार आदि। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यानी उस समय इसमें अव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, किसी के घर का उल्लंघन, कानून के समक्ष समानता, ये सब अधिकार इसमें शामिल थे। देखिए, थर्ड वाला कथन यहाँ गलत है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि उस समय के जो राष्ट्रवादी थे वो बहुत ज़्यादा कट्टर किस्म के नहीं थे, डरपोक किस्म के थे, क्योंकि बात 1895 की चल रही है। तो उस समय राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा उग्र भी नहीं हुआ था। तो इस वजह से ये जो विधेयक था, विधेयक के पहली बात तो राइटर ही यहाँ पे गायब हैं, राइटर का नाम ही नहीं है। तो ये आधिकारिक नहीं था, बल्कि गैर आधिकारिक प्रयास था। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 कथन सही है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 18 का भी, केवल 1 और 2। 19वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। मूल अधिकार केवल इसलिए मौलिक हैं क्योंकि उनका उल्लेख संविधान में किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान शामिल हैं जो भारत के सभी नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकारों की गारंटी देते हैं। इनमें 6 मौलिक अधिकार हैं और वे धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल हैं और इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अच्छा, कमेंट में आपको सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, मैग्ना कार्टा क्या है, इसका आंसर आपको देना है। हालांकि मुझे पता है आप सबके पास लक्ष्मीकांत की बुक होगी और लक्ष्मीकांत की बुक में इसका अर्थ बताया गया है, लेकिन आपको कमेंट में वो आंसर लिखना है कि मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या है। सेकंड वाला कथन यहाँ पर ये
आंशिक रूप से सत्य है और आंशिक रूप से सत्य होने की वजह से ये गलत हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो हैं वो दो कारणों से मौलिक हैं। पहली बात तो इनका उल्लेख संविधान में किया गया है जो इन्हें गारंटी देता है, और दूसरी बात ये न्यायोचित हैं। यानी मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप अनुच्छेद 32 की सहायता से सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 की सहायता से आप हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। तो मूल अधिकार केवल मौलिक इसलिए हैं क्योंकि उनका उल्लेख संविधान में, ये बात आंशिक रूप से सत्य है। इसके पीछे दो रीजन है, दोनों रीजन मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है, सेकंड वाला गलत है। तो आंसर है आपका 19 का ए, केवल एक। 20वां प्रश्न है आपका, सरकार के संसदीय स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन की पहचान करें। सरकार की संसदीय प्रणाली को कैबिनेट सरकार के रूप में भी जाना जाता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है और तब तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक कि उसे विधायिका का विश्वास प्राप्त हो। संसदीय शासन प्रणाली में केवल वास्तविक कार्यपालिका होती है जो सरकार के दैनिक कार्यों को करती है। राज्य का मुखिया सरकार के मुखिया की नियुक्ति करता है। सरकार की संसदीय प्रणाली, जिसे कैबिनेट सरकार के रूप में जाना जाता है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंधों पर आधारित होती है। तो यहां पर आपका ए वाला कथन सही है। संसदीय प्रणाली का यह एक महत्वपूर्ण गुण है कि मंत्रिमंडल विधायिका के समक्ष सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है और मंत्री तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उन्हें विधायिका में विश्वास प्राप्त होता है। तो यहां पर आपका बी वाला कथन ये भी सही है। सी वाला कथन आपका सही नहीं है क्योंकि यहां पे बोला गया है संसदीय शासन प्रणाली में केवल वास्तविक कार्यपालिका होती है, ये गलत है। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। इसमें एक तो वास्तविक होती है, दूसरी नाम मात्र होती है। वास्तविक कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है और जब बाद में उसके विरुद्ध अविश्वास मत पारित करती है तो उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। वहीं जो आपकी नाममात्री कार्यपालिका है, तो नौकरशाही के रूप में नाममात्री कार्यपालिका सरकार के दिन प्रतिदिन के कार्यों को संचालित करती है। तो यहां पर आपका सी वाला कथन गलत हो जाएगा। डी वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, राज्य का जो मुखिया है यानी कि राष्ट्रपति सरकार के मुखिया की नियुक्ति करता है। तो आपका डी वाला कथन यहां पर ये बिल्कुल सही है। यहां पर आपका गलत वाला आंसर है 20 का सी वाला। 21वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति वाले किसी भी व्यक्ति को इसे संरक्षित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक शब्द का भी उल्लेख है और उसी के अनुसार इसे परिभाषित करता है। इससे पहले ना तो मोतीलाल नेहरू और ना ही सप्रू रिपोर्ट ने अल्पसंख्यक को परिभाषित करने की कोशिश की थी। अनुच्छेद 29 के दो पार्ट हैं, इसका भाग 1 है और भाग 2 है। तो अनुच्छेद 29 के भाग 1 में यह कहा गया है कि अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति वाले किसी भी व्यक्ति को इसे संरक्षित करने का अधिकार है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को डिफाइन नहीं किया गया, यानी परिभाषित नहीं किया गया है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। 15 अगस्त 1928 की नेहरू रिपोर्ट भारत के संविधान के लिए एक नई डोमिनियन स्थित और सरकार के एक संघीय ढांचे के लिए अपील करने का एक ज्ञापन था। वहीं जो सप्रू समिति है, तो सप्रू समिति के संवैधानिक प्रस्तावों को आमतौर पर सप्रू समिति की रिपोर्ट के रूप में संदर्भित किया जाता है और इसे 1945 में अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए प्रकाशित किया गया था। तो इन दोनों में ही, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में और सप्रू रिपोर्ट में, अल्पसंख्यक शब्द को डिफाइन नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया गया। तो यहां पर आपका थर्ड वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका 1 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 21 का भी, केवल 1 और 3। 22वां प्रश्न है आपका, 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण के बाद जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया और पहले सरकारी मंत्रालय के गठन के लिए 15 मंत्रियों को चुना। निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान कीजिए। उद्योग और आपूर्ति मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वास्थ्य मंत्री अमृत कौर, रक्षा मंत्री जगजीवन राम। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक भारतीय राजनीतिज्ञ, बैरिस्टर और शिक्षाविद थे। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। राजकुमारी अमृत कौर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ लंबे समय तक जुड़े रहने के बाद इन्हें 1947 में भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। तीसरा वाला युग्म यहां पर गलत है। देखिए, रक्षा मंत्री, देश के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह बनाए गए थे। बलदेव सिंह जो थे
वो देश के पहले रक्षा मंत्री बनाए गए थे। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला युग्म गलत हो जाएगा। जगजीवन राम, इन्हें बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है और ये एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता और बिहार के राजनीतिक थे। इन्हें 1946 में अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री बनाया गया था। 1946 में जो अंतरिम सरकार थी उसमें ये श्रम मंत्री बनाए गए थे। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 22 का सी, केवल 1 और 2। 23वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। पहला है, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में 4 समितियों के अध्यक्ष थे। वह एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जी का सभा में योगदान बहुत अहम था, क्योंकि इन्हें 4 समितियों का अध्यक्ष बनाया गया था। इनमें संचालन समिति, वित्त और कर्मचारी समिति, प्रक्रिया के नियमों पर समिति और राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति शामिल थी। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन ये बिल्कुल सही है कि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में 4 समितियों के अध्यक्ष थे। सेकंड वाला कथन ये भी सही है, देखिए वह एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 23 का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 24वां प्रश्न है आपका, उद्देश्य संकल्प और प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना BR अम्बेडकर के उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव ने एक संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य के लिए प्रावधान प्रदान किया, जबकि प्रस्तावना में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की अभिव्यक्ति प्रदान की गई। उद्देश्य प्रस्ताव में बंधुत्व शब्द मौजूद नहीं था। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, जिसे उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी ने उद्देश्य प्रस्ताव में इस्तेमाल किए गए संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य के स्थान पर स्वतंत्र यानी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य को अपना लिया, क्योंकि यह सोचा गया था कि स्वतंत्रता संप्रभु शब्द में निहित थी। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये सही है। ठीक है, ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उसने बंधुत्व शब्द बाद में जोड़ा है, उद्देश्य प्रस्ताव में शब्द मौजूद नहीं था। ड्राफ्टिंग कमेटी ने यह महसूस किया कि भारत में भाईचारे की सहमति और सद्भावना की आवश्यकता है, इस वजह से इसको ऐड किया गया, बाद में इसको ऐड किया गया। तो यहाँ पर आपका 2 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 24 का सी, केवल 2 और 3। 25वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों से संविधान के कार्यों के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। संविधान निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। यह नागरिकों पर मूलभूत सीमाएं निर्धारित करता है ताकि व्यवस्था का सुचारू संचालन हो। यह समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम समन्वय के लिए नियमों का एक बुनियादी सेट प्रदान करता है। यह सरकार को समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने और एक न्यायपूर्ण समाज के लिए परिस्थितियां बनाने में सक्षम बनाता है। देखिए, भारत में यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, उसके पीछे संविधान ही है। ये संविधान निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। तो यहाँ पर आपका ए वाला कथन सही है। अब देखिए, सेकंड वाले कथन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो यहाँ बोला गया है यह नागरिकों पर मूलभूत सीमाएं निर्धारित करता है ताकि व्यवस्था का सुचारू संचालन हो। अब देखिए, नागरिकों पर मूलभूत सीमाएं लगाने से क्या फायदा होगा। भाई, नागरिकों के पास पूरे अधिकार थोड़ी ना है, जो सरकार के हाथ में है। सरकार अपनी मनमानी कर सकती है, तो जरूरी है सरकार को कंट्रोल किया जाए। तो संविधान सरकार की शक्ति को कई तरह से सीमित करता है। सरकार की शक्ति को सीमित करने का सबसे अच्छा तरीका या आम तरीका है कि कुछ मौलिक अधिकारों को यहाँ पर निर्दिष्ट किया गया है, जो कि हम सभी नागरिकों के पास उपलब्ध हैं और जिन्हें किसी भी सरकार को कभी भी उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अगर सरकार ऐसा करती है तो उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बी वाला कथन गलत हो जाएगा। यह नागरिकों को नहीं बल्कि सरकारों पर मूलभूत सीमाएं निर्धारित करता है ताकि व्यवस्था का सुचारू संचालन हो। तो यहाँ पर आपका बी वाला कथन गलत हो जाएगा। सी वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम समन्वय के लिए नियमों का एक बुनियादी सेट भी प्रदान करता है। यह सरकार को समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए न्यायपूर्ण समाज के लिए परिस्थितियां बनाने में सक्षम बनाता है। तो यहाँ पर आपका डी वाला भी सही है। जैसे डीपीएसपी है आपका, उसमें कई सारे प्रावधान इसलिए रखे गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो गलत वाला आंसर है वो है 25 का बी वाला।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।